हाय एवरीवन। यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है उसका रिप्रेजेंटेशन देने का आखिरी डेट है 31 तारीख 6 बजे तक। और आई होप कि अब तक आपने रिप्रेजेंटेशन काफ़ी फिल किया होगा। मुझे ऑलरेडी 2000-3000 मैसेज आए थे। इस क्लास में हम 6-7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसको लेके मोस्टली बच्चों ने अपना ऑब्जेक्शन दिया है। यहाँ पे हम सोर्सेज की बात करेंगे कि आप कौन कौन से रेफरेंस सोर्सेज लगा सकते हो। और इन 6-7 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जो 100% गलत है। यूपीएससी को उसका आंसर चेंज करना चाहिए। और यहीं से आप देखो कि पेपर की ग्रेविटी कितनी थी। इवन चेयरमैन ने खुद ट्वीट किया कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड आई डोंट थिंक कि इससे पहले कभी यूपीएससी के चेयरमैन ने इस तरीके का ट्वीट किया था पेपर को लेके। आंसर की निकलने के बाद भी वर्स्ट पार्ट यही है, एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया और उसके बाद भी काफ़ी आंसर्स ऐसे हैं जहाँ पे डिस्प्यूट है। स्पेशली आप सीसेट में देखोगे तो सीसेट में काफ़ी आरसी के पैसेज ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपको डिस्प्यूट मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि सीसेट में आरसी के पैसेज को लेके जितना हो सके आप अपना रिप्रेजेंटेशन देना। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप आरसी के पैसेज का रिप्रेजेंटेशन देते हो तो प्लीज़ आप डायरेक्टली एआई का कॉपी मत करना, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आए थे, बहुत से लोगों ने अपना रेफरेंस दिया था तो डायरेक्टली सिर्फ एआई का कॉपी करके उन्होंने मैसेज कर दिया था। आप डायरेक्टली एआई की वर्डिंग कॉपी करके रेफरेंस नहीं डालोगे। अगर आपको एआई यूज़ करना है तो आप एआई के थ्रू समझ लो कि एआई बोल क्या रहा है, उसको आप अपने वर्डिंग में लिख के फिर आप रेफरेंस डालो। और मेक श्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस डालना। जहाँ भी डाउट है आप रेफरेंस डालो, ये आपका राइट है। और ये मत सोचो कुछ होगा। अगर आप लेजिटिमेट तरीके से, जेन्युइन तरीके से रेफरेंस डाल रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आपका राइट है, उसको आप एक्सरसाइज करो। एक क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा तो बहुत चेंज आ जाएगा। इनफैक्ट बहुत लोगों ने जीएस1 की बात की थी, बट मैंने जब वीडियो निकाला था तो मैंने कहा भी था कि सीसेट उतना ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। और वही सेम चीज़ हमको अभी दिख रहा है कि सीसेट बहुत लोगों का मार्क्स चेंज कर रहा है, बहुत लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। और सीसेट का कट ऑफ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। 2023 में सीसेट बहुत टफ आया था, बट 2026 में देखो तो जीएस1 काफ़ी टफ आया था। इनफैक्ट सीसेट में देखोगे तो आरसी बहुत ज़्यादा टफ आया था। और मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो आरसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए सीसेट का असर कट ऑफ पे अच्छा खासा पड़ेगा। तो सीसेट में आरसी में जितना हो सके रिप्रेजेंटेशन भेजना। जहाँ भी आपको डाउट लगता है अपने वर्डिंग में उसको रीफ्रेम करके उसको आप रिप्रेजेंट करना, ठीक है? उसका आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना। नाउ यहाँ पे हम जीएस1 की बात करते हैं। 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है आंसर को लेके। और उन 6-7 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर यूपीएससी को चेंज करना चाहिए। तो आप मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन उसके लिए भेजना। साथ में आप कमेंट करना कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन और लगता है जो चेंज होना चाहिए, ताकि जो बाकी लोग हैं उसको पढ़ें और उन क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन रिसोर्सेज के साथ रिप्रेजेंटेशन भेजें। राइट नाउ देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट वाला था। ये सेट डी में क्वेश्चन नंबर 47 है। लेट मी शो यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। यहाँ पे यूपीएससी ने बोला था कि बोथ 1 एंड 2 ये सही है, बट अगर आप इसको पढ़ोगे तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पे लिखा है दे आर ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनली रैंक टेनिस प्लेयर अबव द एज ऑफ 14। तो ये जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, बट ये गलत है, क्योंकि जब आप ग्रैंड स्लैम रूल बुक 2026 देखोगे वहाँ पे पॉइंट डी देखो, द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर विथ अ रैंकिंग ऑफ 500। तो ये जो है वो कैवियाट है, ये जो है कंडीशन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या होगा? सी होगा, 1 ओनली। यहाँ पे देखो, इसी तरीके से आपको देना है। अपना रेफरेंस का नाम लिखना है, ऑफिशियल ग्रैंड स्लैम रूल बुक, ऑथर नेम ग्रैंड स्लैम टेनिस, आईटीएफ, पेज नंबर। ये पूरी बुक है, इसमें पेज नंबर 7 पे जाओगे। ये आपका पेज नंबर 7 है, यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद अटैचमेंट, इस पीडीएफ को आप अटैच कर देना हाईलाइट करके। ठीक नाउ एक चीज़ देखना कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है वहाँ पे 3 रेफरेंस रिसोर्सेज मांगा है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहाँ पे आपके पास 3 रिसोर्सेज नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन दो। ये जो स्टेटमेंट सही है इसके लिए भी आप दे सकते हो कि ये सही है, ये सही है और ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ये सही है। द टूर्नामेंट हैव अ शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर एस्टेब्लिशिंग द पार्टनरशिप अमंग 4 ग्रैंड स्लैम। ये चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है थ्रू अ शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर
ग्रैंड स्लैम टेनिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो ये आपका सही होगा, इसको भी आप दूसरे रिसोर्सेज में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद लास्ट क्या बोल रहा है, देर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड अ प्लेयर मे रिसीव टू कम्पीट इन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे नो लिमिटेशन की बात की गई है। ये देखो आप पेज नंबर 9 पे देखोगे, देयर शैल बी नो लिमिटेशन एज टू द नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स अ प्लेयर में रिसीव टू कम्पीट इन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो ये तीनों स्क्रीनशॉट आप अटैच कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 100% चेंज होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए, यूपीएससी ने ए दिया है, ये गलत है, ये सही है। इसको आप रिप्रेजेंट करना, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। अपने सेट में देख लेना आपका सेट कौन सा है, ये सेट डी का है। सेट डी में ये क्वेश्चन नंबर 47 है। ये जो पूरा पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है 0 एफआईआर वाला। ये क्वेश्चन नंबर 87 है सेट डी में। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे यूपीएससी ने करेक्ट स्टेटमेंट किसको बताया है, ओनली टू। बट आप पढ़ोगे तो यहाँ पे दूसरा जो है वो भी गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वेयर अ 0 एफआईआर हैज़ बीन लॉज्ड मे विद द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनिशिएट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले 0 एफआईआर लॉज होगा, उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। बट ये अदर वे राउंड होता है, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद 0 एफआईआर लॉज किया जाता है, उसके बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये क्रोनोलॉजी होती है जब भी 0 एफआईआर की आप बात करोगे। तो इसका रिसोर्स कहाँ से लगा सकते हो, पहला तो ये बीएनएस का ही लगा सकते हो 2023 का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शन 173 क्लॉज 1 देखो, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। तो पहला गलत है, इसको तो यूपीएससी ने भी गलत माना है। इसके बाद इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे क्या कहा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे ओरली भी होगा। तो तीसरा भी गलत हो गया, पहला तीसरा गलत हो ही गया। यूपीएससी ने इसीलिए इसका ओनली 2 कहा था। लेकिन देखोगे तो दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है, यहीं पे आप देखो दूसरा रिसोर्स क्या है, इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ BNSS आफ्टर होल्डिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इफ द ऑफिसर कम टू द कंक्लूजन दैट प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट टू प्रोसीड ही शुड इमीडिएटली रजिस्टर एन FIR एंड प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट। तो पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद FIR रजिस्टर होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। एक और रिसोर्स देखो आप, ये आपका है SOP ऑन 0 FIR एंड EFIR। किसके थ्रू SOP निकाली गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। सो यहाँ पे स्टेप लिखा गया था, क्या स्टेप होना चाहिए फॉर 0 FIR। तो स्टेप 2 क्या था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एज पर सेक्शन 173 क्लॉज 3 ऑफ BNSS without prejudice to the provision contained in section 175 on receipt of information relating to commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of DSP, considering the nature and gravity of offence, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days। ये तो प्रोसीजर दिया गया था, ये स्टेप सेकंड था। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 है रजिस्ट्रेशन एंड कॉपी टू द कंप्लेनेंट आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 173 BNSS द ऑफिसर रजिस्टर 0 FIR। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ 0 FIR if necessary प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन मे बी डन बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ सेम पुलिस स्टेशन। तो पहले क्या होगा, पहले प्राइमरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद 0 FIR होगा, फिर क्या होगा, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये आप लगा सकते हो, ये सोर्स लगा सकते हो। एक आप BNSS का लगा देना 2023, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट लगा देना, और ये आप SOP का लगा देना, SOP 0 FIR एंड EFIR। और इसके थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब देखो यूपीएससी क्या बोलता है, कैसा अपडेटेड की रहता है, उसका कितना सही मानता है, कितना गलत मानता है।
बट जो भी आपके पास जेन्यून प्लस सॉलिड एविडेंस रहेगा उसको आप लगा देना। इसका क्वेश्चन नंबर 85 देखो, मिशन सुदर्शन चक्र, ये तो यूपीएससी को चेंज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ब्लेटेंटली यूपीएससी ने गलत ही दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 85 देखो, क्वेश्चन नंबर 85 का यूपीएससी ने ऑल 3 कहा है, 1 2 3, डेट इज़ ए कहा है, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है। यहाँ पे ऑल पब्लिक प्लेसेस की बात कह रहा है। वन ऑफ द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया बाय एन एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड बाई 2035। तो ये थर्ड गलत हो जाएगा, थर्ड चला जाएगा तो आपका बी आ जाएगा 1 एंड 2। एंड इसका रिसोर्स आपको कहाँ मिलेगा? आप पीआईबी का न्यूज़ लगा सकते हो, प्लस ऑनरेबल पीएम का जो स्पीच था उसको भी आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे देखो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस, यहाँ पे देखो ऑल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ नेशन विच इंक्लूड स्ट्रेटेजिक एज वेल एज सिविलियन एरियाज लाइक हॉस्पिटल, रेलवेज, एनी सेंटर ऑफ फेथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल पब्लिक प्लेसेस नहीं है, ऑल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस विच इंक्लूड स्ट्रेटेजिक एज वेल एज सिविलियन एरियाज। तो जो ऑल पब्लिक प्लेसेस की बात कही जा रही है वो गलत हो जाएगा। एक तो आप ये लगा देना पीआईबी का, इसके बाद दूसरा पीआईबी का भी इंफॉर्मेशन देख लेना। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिलीज़ है। Shri Amit Shah said PM Modi made a historic announcement on Independence Day by launching Mission Sudarshan Chakra. Under this mission, by 2035, critical national sites will be equipped with cutting-edge technology and powerful weapon systems. तो critical national sites है, all public places नहीं है। इसके बाद एक और PIB का रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। रक्षा मंत्री डिस्क्राइब सुदर्शन चक्र मिशन एज अ गेम चेंजिंग इनिशिएटिव फॉर इंडियाज फ्यूचर सिक्योरिटी announced by PM. The mission envisions providing complete aerial protection to critical location across the country. critical location, ठीक है, all public location नहीं है, all public places नहीं है। तो ये 3 रिसोर्सेज लगा सकते हो आप मिशन सुदर्शन चक्र के लिए, और मुझे लगता है ये चेंज होना चाहिए 100%। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपका सेकेंडरी रिसोर्सेज है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसकी बात कही गई थी। मिशन सुदर्शन चक्र अनाउंस बाय PM मोदी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवरेज टू स्ट्रेटेजिक एज वेल एज सिविलियन एरियाज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्लेस वैल्यू सिस्टम का। सेट डी में क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका। यूपीएससी ने इसका डी करेक्ट बोला है, बट यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे बोला इन द 9th सेंचुरी प्लेस वैल्यू बिकम जनरल इन इंस्क्रिप्शंस ऑल ओवर द इंडिया। तो यहाँ पे एंटायर इंडिया की बात कर रहा है, बट काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा कि जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो ग्रेजुअली आया था, ना कि एंटायर इंडिया में बाई 9th सेंचुरी। यहाँ पे देखो एक रिसोर्स तो आपका हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स हो जाएगा। The occurrence of the old system of writing numbers with no place values found generally in inscription up to 7th century AD, after which it was gradually given up in a favor of new system with place value. Occasional use of old value system, however, is to be met with the Nepal and in some Indian inscription up to the beginning of the 10th century. But after this period, the old system seems to have been forgotten and completely gone out of the use. In the 7th century, the new system was in general use, but the old system seems to have been given preferences in inscription. That means कि जनरल यूज़ में तो था बट ऑल ओवर इंडिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ओल्ड सिस्टम भी था जो यूज़ होता था। प्लस हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम था ये बहुत बाद में आया था। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जो है ये आपका गलत हो जाएगा। एक रिसोर्स आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद देखो एक रिसोर्स ये भी है, अ स्टडी ऑफ डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ पे देखो ये थ्रू आउट द 8th and 9th century both the old Brahmi numerals and the new decimal numerals were used, sometimes appearing in same inscription. In some documents, a transition is seen to occur around 866 CE. That means कि ट्रांजिशन हो रहा था 9th सेंचुरी में, ऑल ओवर द इंडिया यूज़ नहीं होने लगा था। तो इसको भी आप रिप्रेजेंट करना, इसके भी चेंज होने के चांसेस है। दूसरा जाएगा तो इसका बी सही हो सकता है, 1 and 3। यहाँ पे देखो बी। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 61 देखो, ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन वाला है। इसको भी मैंने काफ़ी सर्च किया है, लेकिन जो यूपीएससी ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है डायरेक्टली वो मुझे कहीं मिला नहीं है। लेट मी शो यू। यहाँ पे यूपीएससी ने बोथ 1 and 2 बोला है, बट सेकंड स्टेटमेंट देखो, अंडर द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1999 बाई ओवर 130 कंट्रीज़। तो ये जो 130 कंट्रीज़ है
ये आपका गलत है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो 1999 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का फाउंडिंग मेंबर इंडिया नहीं था। इंडिया ने 2009 में इसको रेटिफाई किया था, ज्वाइन किया था। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ट्रीटी का अडॉप्शन डिफरेंट होता है और रेटिफिकेशन डिफरेंट होता है। मुझे कहीं ये नहीं मिला कि 1999 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जो 130 कंट्री की बात कर रहा है ये गलत है, क्योंकि 1999 में टोटल 52 कंट्रियाँ थी। ये सबसे पहले ICAO के वेबसाइट पे आप देखोगे। इन 1999 में देखो, ICAO इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑन एयर लॉज वॉज हेल्ड इन मॉन्ट्रियल। The conference adopted a new convention for the unification of certain rules for international carriage by air. At the end of this historic conference, a total of 52 ICAO members signed the convention. इसके बाद देखोगे ये करंट लिस्ट ऑफ पार्टीज़ है। यहाँ पे देखो 1999 में कितने पार्टीज़ ने ज्वाइन किया था टोटल, क्लियरली देखो यहाँ पे टोटल 52 पार्टीज़ ने, 52 पार्टीज़ ने। और वहीं पे ये चीज़ लिखा गया है, ये आपका डेट ऑफ सिग्नेचर है और ये आपका डेट ऑफ रेटिफिकेशन है। यहीं पे आप इंडिया का देखोगे तो इंडिया का डेट ऑफ सिग्नेचर में कुछ नहीं है, बट डेट ऑफ रेटिफिकेशन है 1/5/2009 और फोर्स में कब आया था 30/6/2009। तो 1999 की जो बात की गई है इंक्लूडिंग इंडिया, वो यहाँ पे गलत हो जा रहा है। इस चीज़ को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद आप PIB का न्यूज़ देखोगे, PIB का ये 2009 का न्यूज़ है। यहाँ पे देखो, DGCA डिपॉजिटेड विथ ICAO ऑन 1 May 2009। द कन्वेंशन विल बिकम इफेक्टिव फॉर इंडिया ऑन 30 जून 2009। एक चीज़ तो यहाँ पे है, साथ में एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखो कि द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 हैज़ बीन रेटिफाइड बाय 91 कंट्रीज सो फार। तो 2009 तक भी 91 कंट्रीज़ थी। यहाँ पे जो 130 कंट्री की बात कहीं से भी कह रहा है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डॉल्फिन का जो क्वेश्चन था, यहाँ पे UPSC ने स्टेटमेंट 3 को सही माना है। 3 क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। सेम स्पीसीज की बात कह रहा है जो इंडस रिवर में प्रेजेंट थे और गंगा में प्रेजेंट थे, बट ये सेम स्पीसीज नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज है। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। द रीज़न इसकी जिस टाइम के बाद कही गई थी उस टाइम पे इसको सेम स्पीसीज माना जाता था, लेकिन बाद में रिसर्च से ये पता चला कि ये डिफरेंट स्पीसीज है। अब UPSC इसको किस तरीके से लेता है, किस तरीके से सही मानता है, गलत मानता है, वो तो देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप रेफरेंस लगा सकते हो। पहला तो मरीन मैमल साइंस का एक जर्नल है, टेक्सोनॉमिक रिवीजन ऑफ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन। यहाँ पे टेक्सोनॉमिक रिवीजन ऑफ साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, इंडस एंड गंगाज रिवर डॉल्फिन आर सेपरेट स्पीसीज। एक आपका ये हो जाएगा। एक WWF का लगा सकते हो, एंडेंजर्ड साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन आर 2 डिफरेंट स्पीसीज। और इसके बाद रिसोर्स 3, द गैजेट ऑफ इंडिया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2022 का लगा सकते हो। यहाँ पे गंगा डॉल्फिन अलग स्पीसीज़ हैं, इंडस डॉल्फिन अलग स्पीसीज़ है, तो यहाँ से अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन का है, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बोल रहा था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया एम्स फॉर अबेटमेंट ऑफ नियरली 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात की गई है, लेकिन बहुत जगह आप देखोगे, PIB में आप देखोगे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पे देखोगे तो ये एनुअल CO2 है, ना कि ग्रीन हाउस गैस है। बट व्हाट आई फील कि UPSC इसका डायरेक्टली चेंज नहीं करेगा, इसके लिए आप रिसोर्सेज लगा सकते हो। जैसे देखो ये PIB का रिसोर्स है, यहाँ पे देखो नियरली 50 MMT पर एनम ऑफ CO2 एमिशन। रिसोर्स 2 में आप मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का वेबसाइट लगा सकते हो, नियरली 50 MMT पर एनम ऑफ CO2 एमिशन, यहाँ पे एमिशन की बात कर रहा है। इसके बाद रिसोर्स 3 में आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैंडबुक का लगा सकते हो, यहाँ पे नियरली 50 MMT पर एनम ऑफ CO2 एमिशन। हर जगह CO2 एमिशन की बात की जा रही है, बट PIB में एक जगह ग्रीन हाउस गैस की बात भी की गई है। जैसे यहाँ देखोगे एक PIB में CO2 की बात की गई है, बट PIB के एक रिसोर्स में डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस की बात भी की गई है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देखो 50 MMT ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यहाँ पे 50 MMT ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सो PIB में भी आप देखोगे ना, बहुत लोग कहते हैं PIB डेली पढ़ना है। PIB में भी कुछ कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं, कुछ कुछ डेटा फैक्ट ऐसे हैं
जो डेटा फैक्ट्स डिफरेंट आर्टिकल में डिफरेंट हो जाते हैं। तो देखो यूपीएससी इसका क्या करता है, क्या लेके चलता है, बट मैंने यहाँ पे रिसोर्स दिखा दिया है आपको। अगर आपको सबमिट करना है रिप्रेजेंटेशन तो ये रिसोर्सेज आप डाल सकते हो। सो ये आपके जीएस के कुछ क्वेश्चंस रहे, टोटल 6-7 क्वेश्चन है। मैंने स्पेसिफिकली इन्हीं क्वेश्चंस किस लिए बात की है, क्योंकि इनके रिसोर्सेज या फिर इनके एविडेंस मुझे ऐसे मिले हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस का एविडेंस भेजा है, लेकिन वो उतने ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं है। रैंडम कोई पेपर हुआ, रैंडम कोई प्राइवेट बुक हो गई, उसका एविडेंस दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएगा आपके पॉइंट को। ये 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं और ये 6-7 रिसोर्स ऐसे हैं जो आपके पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रखेंगे। मैं सारा रिसोर्स प्लस ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना और जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना। 1-2 क्वेश्चन भी चेंज होगा, चाहे इसमें चेंज हो या फिर सीसेट में चेंज हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो होप बिल्कुल मत लूज़ करना कि चलो कोई और भेज देगा, कोई और कर देगा। एक-एक रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू रहेगी। इसीलिए आप अपना खुद भेजना, चाहे सीसेट का हो गया या फिर जीएस का हो गया। बाकियों के भरोसे मत बैठना। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट एंड ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये रहा मेरे टेलीग्राम का लिंक और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।